हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। आज हम देखेंगे 9 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। तो हमारी पहली न्यूज़ है कि इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो ये खबर किसने दी? यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, तो इंडिया की क्या रैंक आई? इंडिया थर्ड रैंक कर रहा है। थर्ड रैंक कर रहा है तो इंडिया से थर्ड है, तो उससे पहले कौन है? तो उससे पहले इंडिया सबसे आगे रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना है, फिर हमारा यूएसए आता है और अभी आ रहा है इंडिया। अच्छा, इससे पहले थर्ड रैंक पे कौन था? तो इससे पहले थर्ड रैंक पे था हमारा ब्राज़ील। इंडिया ने ब्राज़ील को सरपास किया और पहुंच गया है तीसरे नंबर पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथे पे अब कौन है? ब्राज़ील। पहले इंडिया चौथे पे था। ठीक है, और ये हमें पता कैसे चला? तो रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्ट रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ कौन करता है? रिपोर्ट का नाम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। रिलीज़ कौन कर रहा है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो रिलीज़ की है ये इसने की है, ट्रू फॉल्स में, सही गलत, मतलब जो जिस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ करंट अफेयर में सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मेट में पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रिपोर्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, और एजेंसी जो रिपोर्ट रिलीज़ कर रही है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि इंडिया की जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो कितनी है। तो अभी हम देखते हैं इसको कि 283 गीगावाट है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो ज़मीन के नीचे जो फॉसिल्स बनती हैं, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गई, ठीक है, कोल हो गया, तो ये चीज़ें जो है फॉसिल फ्यूल में आती हैं। तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी कितनी है 31 मार्च 2026 तक? तो ये है 283.46 गीगावाट। ठीक है, उसके अलावा फिर हम आगे की रिपोर्ट अब देखते हैं। अगली हमारी न्यूज़ है कि एंशिएंट रिजर्वायर अनअर्थ ऑन एलिफेंटा। तो जो एलिफेंटा आइलैंड है, एलिफेंटा एक आइलैंड है मुंबई के पास में, तो उस आइलैंड पे एक रिजर्वायर जो है अनर्थ हुआ है। अनर्थ का मतलब कि वहाँ खोदा गया, वहाँ पाया गया, खुदाई में वहाँ पे पाया गया। ठीक है, तो ये जो रिजर्वायर वहाँ पाया गया है, तो ये कब का है? ठीक है, तो इट इज़ अराउंड 6th सेंचुरी CE का ये रिजर्वायर है, और ये एक डायनेस्टी थी, कल्चुरी डायनेस्टी। तो कल्चुरी डायनेस्टी के टाइम का ये रिजर्वायर है। ठीक है, और 6th सेंचुरी CE का। एलिफेंटा जो है ये कौन से आइलैंड? ये एलिफेंटा जो है एलिफेंटा आइलैंड पे है। आपको पता होगा वहाँ एलिफेंटा केव्स भी होती हैं। एलिफेंटा केव्स जो हैं वो वहीं पे हैं। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं कि जो ये डायनेस्टी है, कल्चुरी डायनेस्टी, इसके जो मेन किंग थे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट किंग थे, तो जैसे कि कृष्णा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनके किंग थे कृष्णा राजा। ठीक है, तो ये रिजर्वायर, तो ये 1500 ईयर ओल्ड। ओके, तो ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। तो एक सॉइल सखी स्कीम है, स्कीम नहीं बोलेंगे, इट इज़ अ सॉइल सखी, एक इनिशिएटिव बोलेंगे इसको। इनिशिएटिव है सॉइल सखी। तो जो, अच्छा, वो है कि सॉइल सखी जो इनिशिएटिव है वो किस रीजन में है? तो वो महाराष्ट्र का है, ड्रॉट हिट डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं कि वो उनकी एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है ये। उसमें क्या है कि वो फीमेल्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बूस्ट कर रही हैं, जिससे कि क्रॉप यील्ड जो है इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का है। तो ये महाराष्ट्र का एक वहाँ का एक फाउंडेशन है, मन देसी फाउंडेशन। ठीक है, मन देशी फाउंडेशन, ये NGO है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसने ये 2023 में जो है ये स्कीम लॉन्च की थी। ये इसको मैंने न्यूज़ में क्यों रखा है? क्योंकि ये एक तो ये जो न्यूज़ है ये एक वुमेन एम्पावरमेंट पे है। ठीक है, औरतों को काम मिल रहा है, वहाँ की औरतें एम्पावर्ड हो रही हैं। ठीक है,
एम्पावरमेंट। उसके अलावा ये क्या कर रहा है कि जो अर्थ की सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल एनरिचमेंट, उस टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में आ रहा है ये, सोसाइटी एग्रीकल्चर में आ रहा है, सोसाइटी में आ रहा है और एग्रीकल्चर में आ रहा है। तो ये न्यूज़ 9 अप्रैल को सोसाइटी और एग्रीकल्चर, सॉरी, द हिंदू है, उसने कवर की थी, तो इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा। तो ये मेंस और प्री दोनों के एस्पेक्ट से ये एक इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है कि टॉप 10 रूरल हाउस होल्ड्स ओन 14% लैंड इन इंडिया। कि जो टॉप 10 हैं रूरल हाउस होल्ड, सबसे पहली बात तो देखो, ध्यान रखो कि रूरल, विलेज की बात हो रही है। तो जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें जो टॉप 10% है वो वहाँ का 44% लैंड को होल्ड करते हैं। तो ये रिपोर्ट किसने दी? ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब स्टडी ने ये फाइंड किया। ठीक है, कि ऐसा ऐसा है। स्टडी शोज द टॉप 10 ओन्स 44% वाइल 46% रूरल हाउस होल्ड आर लैंडलेस। जो 46% वहाँ के हाउस होल्ड हैं उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ हो रखी है? बिहार और पंजाब में हाईएस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक हैं 9 अप्रैल से, कुछ न्यूज़ है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा है, पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है? तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, इंडिया रैंक्स बिहाइंड चाइना, यूएस एंड ब्राज़ील इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो अभी हमने देखा कि चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे यूएस, दूसरे पे यूएस है, तीसरे पे ब्राज़ील था, अब ब्राज़ील चौथे पे है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरे पे इंडिया आ गया और इंडिया के बाद ब्राज़ील है। ठीक है, तो इंडिया के बाद ब्राज़ील है, तो इस तरीके से अब हमारा ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ब्राज़ील चौथा। इंडिया हैज़ 150 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि इंडिया की सोलर कैपेसिटी जो है वो 150.26 गीगावाट की है। ठीक है, जो कि 53.28 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है सिंस 2024। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IRENA रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026, इंडिया रैंक्स बिहाइंड चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो इंडिया की जो रैंक है वो चाइना और यूएस के बाद है, तो इंडिया की रैंक थर्ड आ गई। अब स्टेटस देख लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी को RE भी बोलते हैं। ठीक है, अब 274.68 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है मार्च तक। ठीक है, सोलर एनर्जी इट लीड्स विद 150.26 गीगावाट, जो कि 53.28 टाइम्स है किससे? 2014 से। विंड एनर्जी में इंडिया की रैंक 4th है। अभी कल वाले हमने न्यूज़ में ही देखा था कि विंड एनर्जी में इंडिया की रैंक कितनी है। इंडिया की कैपेसिटी है 58 गीगावाट। और हमने कल क्या देखा था कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। ये डेटा किसका है? तो ये डेटा विंड एनर्जी का है। ये कल की न्यूज़, कल के हमने वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। फिर हम देखते हैं कि अदर्स जो हैं, तो लार्ज हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी, ठीक है, उससे बाद न्यूक्लियर एनर्जी और सबसे ज़्यादा स्मॉल हाइड्रो पावर। तो जो नॉन फोसिल फ्यूल हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को हटा दो अगर, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या? रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर और विंड को हटा दो तो हमारे पास लार्ज हाइड्रो बचा, तो वो 51% प्रोड्यूस कर रहा है, 51.41 गीगावाट। बायो एनर्जी से हमारी प्रोड्यूस हो रही है 11.75 गीगावाट। न्यूक्लियर एनर्जी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 8.78 गीगावाट। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट डैम्स के थ्रू, जो छोटे डैम्स हैं उसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 5.16 गीगावाट। ओके, तो ये हमारा स्टेट्स है। अब रीज़न ये हमें ये जानना है कि इंडिया इतना ग्लोबल प्लेयर क्यों इमर्ज होके आ रहा है। हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है। तो उसके रीजंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला रीज़न है कि कई सारे सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं।
जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, स्मॉल हाइड्रो प्रोग्राम। ये जो पेज हम देख रहे हैं ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये याद रहेगा कि पीएम कुसुम है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है, स्मॉल हाइड्रो प्रोग्राम है, ये सब हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग हमारे इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एंड टैक्स इंसेंटिव्स, तो जीएसटी रिडक्शन मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स पे, बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जम्पशन है, ठीक है। पॉलिसी रेगुलेशन में हम देखें तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क, वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है, हमने ये देखा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, विंड साइट मैपिंग, ओके, प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि एमएनआरई, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नॉर्म्स, स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि बायोमित्रा प्रोग्राम। तो बायोमित्रा प्रोग्राम कब इनिशिएट हुआ था? 2022। हमें डेट याद रखनी है, जो भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो हमें ये ज़रूर पता रखना है कि वो फर्स्ट टाइम कब इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी रीज़न ये है कि इंडिया में जैसे कि स्टेट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे विंड एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। फिर इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच पड़ता है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी भी अच्छी खासी मात्रा में सनलाइट हम रिसीव करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। फिर जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो और आईएसए की बात ना हो, आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। 30 नवंबर 2025 में COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, वहाँ पे ये आईएसए को फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो गुरुग्राम, इंडिया, और ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज़, एज ऑफ नाउ 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इनिशियली इसको सिर्फ सनशाइन कंट्रीज़ के लिए रखा गया था। सनशाइन कंट्रीज़ कौन से हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये पूरी अर्थ है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनिशियली ये इस रेंज में जो कंट्रीज़ पढ़ रहे हैं उनके लिए था। उसके बाद 2020 अमेंडमेंट में यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर स्टेट्स को इसको ज्वाइन करने के लिए खोल दिया गया, ठीक है। अभी रिसेंट मेंबरशिप हम देख लेते हैं, तो मालदोवा 107th मेंबर बना अगस्त 2025 में। आर्मेनिया, नेपाल, पनामा और स्पेन ने ज्वाइन किया, ठीक है। सबसे रिसेंट डेवलपमेंट जो इसमें हुआ है वो ये है कि 7 जनवरी 2026 में यूएसए ने ऑफिशियली इससे विड्रॉल कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका कोर मिशन क्या है कि $1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट करना है 2030 तक। 2030 तक इसको 1 ट्रिलियन, ठीक है, $, का इन्वेस्टमेंट करना है टुवर्ड 1000 स्ट्रेटजी, एम्स टू प्रोवाइड 1 बिलियन पीपल 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी, thus मिटिगेटिंग 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 एनुअली। तो ये जो 1000 मिलियन टन CO2 आप रिड्यूस करोगे, वो टारगेट एनुअली इतना रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये इसके प्राइमरी टारगेट है। तो अब हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर कर ली इसकी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको इसको याद रखना है, और ये निश्चित ही आने वाले किसी न किसी स्टेट पीसीएस में, यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में, राजस्थान में कहीं ना कहीं इस पे सवाल होगा ही होगा, ठीक है। और फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग एक्सकेवेशन ऑन एलिफेंटा आइलैंड सेवरल कॉपर कॉइन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, बिलोंगिंग टू कृष्ण राजा ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ 6th सेंचुरी, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। ये चीज़ एलिफेंटा आइलैंड केव्स लोकेटेड इन एलिफेंटा आइलैंड इज़ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, इसका हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि ड्यूरिंग एक्सकेवेशन सेवरल कॉपर कॉइन्स हैव बीन आइडेंटिफाइज एज बिलोंगिंग टू कृष्ण राजा ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी, ठीक है। तो उस कल्चुरी डायनेस्टी के जो कृष्ण राजा थे उनके टाइम के कुछ कॉपर कॉइन्स वहाँ पे मिले हैं,
ठीक है। जो ये कल्चुरी डायनेस्टी के जो किंग्स थे ये ओरिजिनली क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ट्राइब, मेंशन्ड इन ब्राह्मणिकल एपिक्स एंड पुराणास। इसके मेजर रूलर्स कौन कौन से थे? तो अर्ली कल्चुरी या कल्चुरी, इनको बोलते थे कल्चुरी ऑफ माहिस्मती। ठीक है, तो ये इनका जो रूलिंग का जो एरिया था तो वो था गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये अर्ली कल्चुरी की बात कर रहे हैं। तीन आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के कल्चुरीज आपको दिखेंगे। इस जो अर्ली कल्चुरीज थे उनके मेन किंग्स थे कृष्णा राजा, शंकर गना और बुधा राजा। ओके, कृष्णा राजा, शंकर गना और बुधा राजा। कल्चुरीज, फिर आए कल्चुरीज ऑफ छेदी या त्रिपुरी। उनकी कैपिटल क्या थी? त्रिपुरी थी। वो 9th सेंचुरी एडी में आए, नियर मॉडर्न जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, जो जबलपुर में मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है उस रीजन के आसपास ये रूल करते थे। कल्चुरीज ऑफ छेदी। इनके किंग इंपॉर्टेंट कौन थे? तो कोकाला वन, गंगे देवा और विजय सिम्हा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो ये थे ये अर्ली कल्चुरीज थे, ये कल्चुरीज ऑफ छेदी हैं। ठीक है, फिर आए कल्चुरीज ऑफ कल्याणी। ये शॉर्ट लिव्ड, मतलब बहुत लंबा रूल नहीं रहा इनका, पर इनका रूल, इनका एरिया था कर्नाटक और महाराष्ट्र के पार्ट्स में, और ये फाउंडेड थी विजला सेकंड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि वीर शैवा, जिनके बाद लिंगायत मूवमेंट जिन्होंने फाउंड किया, बसवन्ना। ठीक है, जो लिंगायत वीर शैवा या फिर जो लिंगायत मूवमेंट था जिन्होंने फाउंड किया, बसवन्ना जो थे वो एक मिनिस्टर थे बिज्जला के कोर्ट में। और ये बिज्जला कौन थे? ये एक कल्चुरी किंग थे। कल्चुरी किंग जो 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी में जो रहे, 12th सेंचुरी में, तो ये जो किंग थे, इनका जो एरिया जो रेन का एरिया था वो कर्नाटक और महाराष्ट्र था। ठीक है, रिलीजन की बात करें तो कल्चुरीज ऑफ जो छेदी थे वो शैविज्म और वैष्णविज्म को वर्शिप करते थे। शक्ति मूवमेंट और योगिनी कल्ट जो ये थे, ये भी प्रेवलेंट थी। 64 योगिनी टेम्पल जो है खजुराहो में, बेराघाट और शहडोल में इसी टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो दे मेड नोटेबल रॉक कट आर्किटेक्चर, जैसे कि केव नंबर 6 और 7 जो है औरंगाबाद में, और एलोरा की केव नंबर 29 और जोगेश्वरी की, ये सारी उन्हीं के टाइम की बनी हुई हैं। ठीक है, अब एलिफेंटा आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रेडिशनली इनको घरपुरी कहते हैं। ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंट्रोल रहा, जैसे कि मौर्याज का, चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज, यादवाज, पुर्तगीज, मराठाज, ब्रिटिश। ठीक है, एलिफेंटा केव्स जो हैं वो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द केव इज़ फेमस फॉर execute vibrant sculpture and dedicated to Lord Shiva, including iconic 3-headed शिवा मूर्ति। ओके, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल सखी इनिशिएटिव इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम वेयर रूरल वीमेन ट्रेंड एज कम्युनिटी एग्रोनॉमिस्ट दे असिस्ट फार्मर्स इन सॉइल टेस्टिंग, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इनिशिएटिव इज़ लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो जो पहला स्टेटमेंट था कि ये कम्युनिटी बेस्ड है, ठीक है, हेल्प करती हैं सॉइल टेस्टिंग में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, तो ये तो ठीक था। फिर जो ये इनिशिएटिव महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये गलत है। क्या नाम था फाउंडेशन का? तो मन देसी फाउंडेशन। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था? 2023 में। ये एक NGO है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो दूसरा ओनली 1 इज़ करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो अब सॉइल सखी के बारे में जान लेते हैं। हमें पता है ये मनदेसी का फाउंडेशन ने बनाया है। ठीक है, इसके बाद जो इसका मेन ऑपरेटिंग के रीजन है वो है सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे। ये ड्रॉट अफेक्टेड जो एरिया है, ड्रॉट प्रोन, ठीक है, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। इसके अंडर वीमेन जो हैं वो 8,000 से 10,000 मंथली इनकम भी उनको प्रोवाइड होती है, और जिससे उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इम्प्रूव सॉइल हेल्थ थ्रू साइंटिफिक टेस्टिंग, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल इनपुट, एम्पावर रूरल वीमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली।
ठीक है। दिस इनिशिएटिव हैज़ लेड टू द रिडक्शन ऑफ 988 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन ड्यू टू ऑप्टिमाइज्ड फर्टिलाइजर यूज़ कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट टॉप 10% ऑफ रूरल हाउस होल्ड ओन 44% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ये बात जो रिपोर्ट में आई थी ये ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट इनइक्वालिटी बात रजिस्टर्ड इन राजस्थान, ठीक है, कि जो हाईएस्ट इनइक्वालिटी है वो राजस्थान में रजिस्टर हुई थी, क्या कहते हैं कि जो टॉप हाउस होल्ड की है। तो हमने ये देखा कि जो राजस्थान है वहाँ नहीं, ये हाईएस्ट जो लैंड इनइक्वालिटी रजिस्टर हुई वो केरला में रजिस्टर हुई। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। अब इसमें लैंड गिनी कॉफिशिएंट 90 है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा गलत है, ओनली वन सही, वन इज़ करेक्ट, सी। अच्छा, ये जो गिनी कॉफिशिएंट है, तो गिनी कॉफिशिएंट का जो मेन पर्पज़ रहता है, गिनी कॉफिशिएंट, तो गिनी कॉफिशिएंट का मेन पर्पज़ रहता है कि किस तरीके से वेल्थ और पॉपुलेशन, गिनी कॉफिशिएंट ये दिखाता है कि वेल्थ और पॉपुलेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना सिमेट्रिक है, इक्वलिटी है या अनइक्वलिटी है। तो अगर गिनी कॉफिशिएंट जो है वो 0 के पास है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है मतलब कि इक्वलिटी की तरफ है, ठीक है। और अगर गिनी कॉफिशिएंट जो है 1 के आसपास है तो डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब है, मतलब कि इनइक्वलिटी है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का, लैंड का गिनी कॉफिशिएंट। तो लैंड का गिनी कॉफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लैंड है वो बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन के बीच में, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो लैंड इनइक्वलिटी इन इंडिया, ठीक है, एक रिपोर्ट आई, नेचर हिस्ट्री एंड मार्केट्स, ठीक है। तो 10 मेजर स्टेट्स जो हैं इंडियन स्टेट, उनकी लगभग 75% रूरल पॉपुलेशन जो है वो उन्होंने कवर कर ली। तो इसकी की फाइंडिंग्स देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि 10% रूरल हाउस होल्ड के पास 44% ऑफ लैंड था, 46% जो हाउस होल्ड थे रूरल वो लैंडलेस है, ठीक है। गिनी कॉफिशिएंट जो है कुछ का विलेज लेवल पे 71 पॉइंट, मैं 0.1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ गिनी कॉफिशिएंट कितना जा रहा है 71.1, ठीक है। तो डोमिनेंट लैंड लॉर्ड्स इन एवरेज विलेज, सिंगल लार्जेस्ट लैंड होल्डर कंट्रोल्स रफली 12.4% ऑफ लैंड, ठीक है। ये एवरेज है कि एक पर्सन कोई ऐसा होगा किसी विलेज में जिसके पास लगभग 12.4% ऑफ लैंड होगा ही होगा, ठीक है। सबसे रीजनल डिस्पैरिटी में देखें, सबसे ज़्यादा अनइक्वलिटी कहाँ देखी हमने, केरला में, गिनी कॉफिशिएंट कितना गया 90। और सबसे कम इनइक्वलिटी थी वो कर्नाटक और राजस्थान में, गिनी कॉफिशिएंट बिलो 65। जो बहुत अनइक्वलिटी है, सबसे लोएस्ट अनइक्वलिटी भी है, उसका भी गिनी कॉफिशिएंट 65 है, समझ रहे हैं बात। रेट ऑफ लैंडलेसनेस, तो सबसे ज़्यादा रेट जो लैंडलेसनेस का है वो कहाँ पे है, पंजाब में, ठीक है। फिर की ड्राइवर्स हम देख लेते हैं लैंड इनइक्वलिटी के, क्या वजह बनी कि लैंड की इतनी इनइक्वलिटी रही, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जो हाई प्रोडक्टिव, छोटे अगर लैंड फ्रेगमेंटेड लैंड रहेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो लार्ज होल्डिंग्स वाले लोग हैं उनके पास प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, वो रिच थे तो उन्होंने और ख़रीद लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ है कॉलोनियल हिस्ट्री। तो कॉलोनियल जो जमींदारी सिस्टम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, तो उसके थ्रू जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन सब में, तो कुछ लोगों के पास जो जमींदार थे उनके पास लैंड पहले से ज़्यादा था, ठीक है। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो जो हायर पोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है उनके पास कम लैंड थी हिस्टोरिकल, क्योंकि वो हिस्टोरिकली भी उनके पास शुरू से ही ज़मीनें नहीं थी, वो ज़मींदार की ज़मीन पे काम करते थे, ठीक है। फिर मार्केट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो हमने ये देखा कि जैसे भी आपको, जैसे कोई अगर इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर को ले लो, तो दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो लैंड एरिया हैं वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। अगर आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप जाते हो
ट्रेन से तो आपको बहुत समझ नहीं आएगा, पर अगर आप बसेस के थ्रू ट्रेवल करते हो या फिर ऑब्ज़र्व करो आप, तो ये देखना कि जो रोड्स की क्वालिटी है, जो वहाँ के स्कूल आपको जो दिखेंगे, वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ दिखेंगी, तो जितना भी डेवलप्ड, जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया हैं, उनके आसपास का जो है वो ज़्यादा अच्छा, वहाँ हायर डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो वहाँ इसका एक और चीज़ होती है कि वहाँ पे डिफरेंसेस और बढ़ते हैं, क्योंकि जो अमीर होता है फिर वो 4 जगह पैसा इकट्ठा और लगाता है तो वो और अमीर होता है, और जो गरीब होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट का एक कॉस्ट ये भी है। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑल्टर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर रिलेटिव टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इंसेंटिवाइजिंग द स्मॉल होल्डर्स टू सेल देयर नॉन विएबल प्लॉट्स टू लार्जर लैंड ओनर्स। तो इसमें क्या है कि जो गरीब हैं, ठीक है, वो ये देख रहे हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, किसी ने कोई कुछ मोटर पार्ट्स की दुकान रख ली या किसी ने कोई और काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो वो जो प्रोडक्टिविटी, जो वहाँ से जो इनकम बढ़ी, तो लोगों ने कहा खेती छोड़ो, इस खेत को बेचो, कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोगों ने ज़मीन छोड़ी और काम करने उतर गए, तो उनके पास भी पैसा, ज़मीन से वो जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ गए। तो इस तरीके से मार्केट इंटीग्रेशन ने इनइक्वालिटी लाया लैंड ओनरशिप में। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, कोशिश की, तो स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो लैंड रिफॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो एक तो जमींदारी एबॉलिशन, ठीक है, लैंड सीलिंग एक्ट, टीनेंसी रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, उसके बाद भूदान और ग्रामदान मूवमेंट लेड बाय विनोबा भावे इन 1951। तो इसमें क्या था कि वॉलेंटरी पीपल यूज टू गिव लैंड टू लैंडलेस पर्सनस। ठीक है, फिर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, DILRMP। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये 2016 में लॉन्च किया गया। ठीक है, इट वॉज अ रिवैम्प्ड, मतलब रिवैम्प्ड मीन्स कि पहले कोई स्कीम चल रही थी, उसी को उसमें ही कुछ बेसिक चेंजेस करके, कुछ इम्प्रूवमेंट करके फिर दोबारा से लॉन्च किया अंडर DILRMP स्कीम के नाम से। तो बेसिकली अगर पूछा जाए तो ये कब से स्टार्ट की गई, तो 2016 में ये स्टार्ट हुई। ठीक है, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का जो स्कीम है, जैसे कि एक भूमि प्रोजेक्ट चल रहा है। भूमि प्रोजेक्ट कौन सी गवर्नमेंट का है, तो कर्नाटका का। ठीक है, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज द लैंड राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी हैं उनके लैंड राइट को रिकॉग्नाइज़ किया, और ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लैंड राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया। ठीक है, फिर राइट्स टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2023। ठीक है, इसने भी फेयर प्रैक्टिसेस को फॉर एक्वायरिंग लैंड इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब हम एक बार कल की करंट अफेयर देख लेते हैं। तो कल की हमारी करंट अफेयर थी कि यूपी सीएम जो हैं, यूपी के सीएम हैं, उन्होंने अनवेल किया था ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रेटर आगरा, इसमें 10 सेक्टर्स थे, नदियों के नाम थे, के नाम पे सेक्टर्स के नाम रखे जाने थे। फिर अमूल पहली FMCG बनी थी, ठीक है, जिसने 1 ट्रिलियन टर्नओवर को हिट किया था, क्रॉस किया था। और इंडिया ने अचीव किया था हाईएस्ट एनुअल विंड एनर्जी एडिशन टू 6 गीगावाट, 6.05 गीगावाट इन 2025। तो इंडिया ने जो एनुअल विंड एनर्जी कैपेसिटी का एडिशन का, उसमें 6.6 गीगावाट की एनुअल एडिशन कैपेसिटी को अचीव किया था। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था, ये हमारा इस प्रोजेक्ट आ गया। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी थी, 5124 टू 450 हेक्टेयर्स लैंड जो है उस पर ये प्रोजेक्ट बनाया जाना है। 10 मॉडर्नाइज रेजिडेंशियल सेक्टर बनने हैं, और जो विलेजेस हैं वो रायपुर एंड रेहान कला। ठीक है, उसके अलावा जो है एक एडिशनल प्रोजेक्ट 1324 करोड़ के एडिशनल प्रोजेक्ट न्यू सिविल टर्मिनल एंड सेकेंड फेज़ ऑफ आगरा मेट्रो बाई एनडीआर। ठीक है, और उसके अलावा अगली जो हमारी न्यूज़ थी, तो अब अमूल जो है पहला FMCG बना जिसने 1 ट्रिलियन का टर्नओवर क्रॉस किया। 1 ट्रिलियन कितना है, 1 लाख करोड़। ठीक है, ठीक है, और इसने ये जो माइलस्टोन है अचीव कैसे किया, तो उसने जो जितनी भी 5000 प्लस पॉपुलेशन के जो टाउन हैं वहाँ तक अपनी रीच को बढ़ा के किया। ये 3 टियर मॉडल यूज़ करता है। इसको ऑपरेट कौन करता है, तो इट इज़ ऑपरेटेड बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ओके, फिर हम देखते हैं FMCG को। हमने देखा था कि जो फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं,
वो जो कि जल्दी बिक जाते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं। फूड हो गए, फूड बेवरेजेस हो गए, स्नैक्स हो गए, टॉयलेटरीज़ हो गए, ईटरीज़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें एफएमसीजी में आती हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इंडिया का माइलस्टोन, तो इंडिया इट रिफ्लेक्ट्स 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ पोजीशन एज ग्लोबल विंड एनर्जी मार्केट। ठीक है। और इंडिया का टारगेट कितना है कि 500 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे, कब तक? 500 गीगावाट का टारगेट अचीव कर लेंगे 2030 तक। ओके। ग्लोबल एनर्जी में इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया फोर्थ पावर है, फोर्थ रैंक है इंडिया की विंड एनर्जी में, कैपेसिटी में। सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी किसके पास है? तो वो चाइना। ठीक है। फिर हाँ, सोलर 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 में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी चाइना प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि रोल इन द मिक्स, रोल इन एनर्जी मिक्स, तो सेकंड लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स आफ्टर सोलर। तो सोलर के बाद जो जो विंड एनर्जी है वो सेकंड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। और लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का करंट 8 अप्रैल का रिवाइज़ हो गया। 9 अप्रैल का हमने आज करंट अफेयर देख लिया। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे 10 अप्रैल का करंट अफेयर। तब तक आप पढ़िए, मेहनत करिए और इनको रिवाइज़ करते रहिए। धन्यवाद।